नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज पर उत्तराखंड का महासंग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के दौरे पर थे। उन्होंने सुबह सबसे पहले पिथौरागढ़ जिले के जोलीकांग में पहुंचकर शिवधाम आदि कैलाश पर्वत के दर्शन किए। इसके अलावा जिले के कुछ अन्य धामों पर पहुंचकर पीएम ने पूजा अर्चना की और देश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। आगे किया कुछ क्या, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहे। पीएम मोदी सुबह सुबह पिथौरागढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना के बाद करीब 4200 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। गूंजी में उनका ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक तरीके से जोरदार स्वागत किया गया। पीएम ने कुल 23 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, खेल, पर्यटन, आपदा शमन और बागवानी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देंगी। पीएम ने पिथौरागढ़ में एक कार्यक्रम में जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी, उनमें 21,398 पॉली हाउस, सेब के बागवान, सड़कों के दोहरीकरण के 5 कार्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कार्य के साथ ही 32 पुलों का निर्माण शामिल है। परिवारजनों, यहाँ आने से पहले मुझे पार्वती कुंड और जोगेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। मैंने हर देशवासी के अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और मेरे उत्तराखंड के सारे सपने, सारे संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है। अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ पहुंचे पीएम ने मेगा रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा, यह देश रक्षकों का प्रदेश है। उत्तराखंड के हर गांव में देश के रक्षक हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की उनकी दशकों पुरानी मांग को हमारी सरकार ने पूरा किया। आज भारत विकास की नई बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में भारत और भारतीयों का गौरव गान हो रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का है। उत्तराखंड विकास की नई संभावनाओं तक पहुंचेगा और उसी मकसद के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए काम किया है। यही कारण है कि 5 साल के भीतर 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। ये लोग एक उदाहरण है कि भारत गरीबी को खत्म कर सकता है। पहले गरीबी हटाओ का नारा लगाया था, लेकिन अब हम मिलकर गरीबी उन्मूलन के लिए काम करेंगे। हम स्वामित्व और जिम्मेदारी लेते हैं और लगातार काम करते हैं। मेरे परिवारजनों, आप सभी के आशीर्वाद से आज भारत विकास की नई बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में भारत और भारतीयों का गौरवगान हो रहा है। हो रहा है ना? हो रहा है ना? पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है ना? एक समय था चारों तरफ निराशा का माहौल था। पूरा देश जैसे मानो निराशा में डूब गया था। तब हम लोग हर मंदिर में जाकर यही कामना करते थे कि भारत जल्द से जल्द मुश्किलों से बाहर निकले। हर भारतीय सोचता था कि हजारों करोड़ के घोटालों से देश को मुक्ति मिले। सबकी कामना थी
कि भारत का यश बढ़े। आप देखिए, चुनौतियों से घिरी दुनिया में दुनिया का हाल आप देख रहे हैं। चुनौतियों से घिरी दुनिया में भारत की आवाज कितनी बुलंद होती जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने बॉर्डर का विकास नहीं किया। उन्हें डर था कि दुश्मन देश हमारे देश में उसके जरिए घुस न आए। हम लोगों ने 250 से अधिक पुलों का निर्माण किया है। लगातार रोड बनाया जा रहा है, नए पुल बनाए जा रहे हैं। हम बॉर्डर तक ट्रेनों को लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। इस बदली हुई सोच का लाभ उत्तराखंड को भी मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि लोग कहते थे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। हम इस सोच को भी बदल रहे हैं। हम सड़क बना रहे हैं, पानी पहुंच रहा है। ऐसे में दूसरे स्थानों पर गए लोग भी वापस आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने स्थिति में बदलाव किया है। एएनबी न्यूज के लिए पिथौरागढ़ से अमित चौधरी के साथ तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे के बाद प्रदेश में सियासत भी गरमाई हुई है। एक और बीजेपी और प्रदेश सरकार इस दौरे के बाद जहां बार बार एक ही बात दोहरा रही है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से प्रदेश के विकास में और चार चांद लगे हैं, तो वहीं विपक्ष कई मुद्दों को लेकर लगातार सवाल भी खड़े कर रहा है। लेकिन 2024 के आम चुनावों से पहले पीएम मोदी का ये दौरा अहम माना जा रहा था, क्योंकि उत्तराखंड में अभी तक सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन बागेश्वर उपचुनाव में वोट प्रतिशत में हुई बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है और अब अगला लक्ष्य इन लोकसभा चुनावों में प्रदेश की सभी सीटों पर जीत हासिल करना बता रही है। लेकिन सवाल सीधा सा ये है कि प्रदेश की जनता अब आने वाले समय में क्या एक बार फिर बीजेपी को मौका देगी या कांग्रेस इस बार अपना परचम लहराने में कामयाब होगी। पीएम मोदी के दौरे को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ प्रदेश में करीब 4200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने पिथौरागढ़ जिले से अपने उत्तराखंड दौरे की शुरुआत की और सबसे पहले आदि कैलाश पर्वत के दर्शन किए। इसके बाद कई अन्य धामों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, लेकिन अपने इस जन कार्यक्रम से पीएम मोदी ने उत्तराखंड की जनता को कई संदेश देने का भी काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के लिए अनेक काम किए हैं। इस दौरान उन्होंने 4200 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात भी प्रदेश की जनता को दी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड विकास की नई संभावनाओं तक पहुंचेगा, ऐसा उनका विश्वास है। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा सियासी तौर पर कई मायनों में अहम कहा जा रहा है। हालांकि अपने दौरे के दौरान 4200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की जनता को सौगात भी दी, लेकिन सीधे तौर पर इस दौरे को 2024 के आम चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा था, क्योंकि अभी उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं बागेश्वर उपचुनाव में वोट प्रतिशत में हुई बढ़ोतरी के बाद काफ़ी उत्साहित है और कांग्रेस का सीधे तौर पर यही कहना है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस अपनी जीत का परचम लहरा देगी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी लगातार विपक्ष कई बड़े सवाल भी खड़े करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 4200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात उत्तराखंड की जनता को दी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने कई धामों पर पहुंचकर देवभूमि का आशीर्वाद भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आने वाला दशक उत्तराखंड का बताया, कहा कि धामी ने उत्तराखंड को बुलंदी तक पहुंचाया, लेकिन अब इसी के ऊपर सियासत भी हो रही है, क्योंकि विपक्ष कई सवाल खड़े करने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो विकास शर्मा बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। इस बार कितना अहम रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा? देखिए कि लगातार प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के साथ उनका लगाव है और वो केदारनाथ में कई बार आए, तो उनके आने से कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर पर्यटक भी बढ़ा है। मुझे लगता है कि कुमाऊं क्षेत्र हमारा कहीं अधूरा था। जिस प्रकार से उन्होंने आदि कैलाश की यात्रा की, जागेश्वर धाम में दर्शन किए, माता पार्वती के दर्शन किए, तो कहीं ना कहीं इससे कुमाऊं जो है ये पूरी विश्व पटल, ये सारे स्थान हमारे आज एक अलग नजर में और एक अलग रूप में नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने में जिस प्रकार से लगातार पर्यटक उत्तराखंड बढ़ा है, तो कुमाऊं क्षेत्र के अंदर का जागेश्वर धाम हो, आदि कैलाश हो, तो मुझे लगता है कि इसमें पर्यटन के रूप में बहुत बड़ी वृद्धि। और क्योंकि जागेश्वर धाम 12 महीने खुला है, यहाँ सर्दियों में जैसे हमारे केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं, तो ये हमेशा खुला रहता है, तो कहीं ना कहीं इसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा। और जो कुमाऊं का हमारा क्षेत्र है, यहाँ रोजगार बढ़ेगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जो भारत और उत्तराखंड जो देवभूमि के रूप में हम इसे जानते हैं, और वास्तव में यहाँ ऐसे ऐसे स्थान है जहाँ देवों ने स्वयं यहाँ तपस्याएं की हैं, उनको सिद्ध किया है, तो लोग जब आएंगे कहीं ना कहीं इनका कल्याण होगा और विश्व का कल्याण होगा। ठीक है, ललित जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित जी, बहुत स्वागत है आपका। इस बार काफ़ी उत्साहित है बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से, लेकिन विपक्ष कैसे देख रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी एक चेयर है, एक कुर्सी है जो हमेशा हर 5 साल में बदलती है और कभी कभार रिपीट भी करती है। तो प्रधानमंत्री जी का तो स्वागत है, एज अ कुर्सी का स्वागत है, किसी नाम विशेष का नहीं। तो हम तो उनका स्वागत करते हैं, तो यह हमारी परंपरा भी है, चाहे हम किसी भी पार्टी से जुड़े थे। लेकिन बात जो आती है कि उनके यहाँ इस दौरे से उनको क्या फायदा होता है। देखिए, इलेक्शन के 6 माह लगभग बचे हुए हैं, तो इसको आप इस तरीके से देखें कि अब इसलिए दौरा किया गया कि इस उत्तराखंड राज्य को कोई फायदा होगा ना, तो ये तो भूल जाएं आप। देखिए, 5.5 साल में 10 साल के इतिहास में
माननीय प्रधानमंत्री जी देवभूमि में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उनको अगला चुनाव लड़ना होता है, देवों की कृपा उनके सर पर बरकरार रहे, इसलिए आते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि जिस उत्तराखंड को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पर आकर करके देवों के यहाँ आरती सुनने लायक तक समझा और पीछे मुड़ करके नहीं देखा, जितनी आपदाएं आई, रोडों में खड्डे पड़े में, पहाड़ की रोडें बर्बाद हो गई, लोगों के घर बर्बाद हो गए आपदाओं में, कभी भी पलट करके कोई भी चीज को उन्होंने पलट करके नहीं देखा। तो ये तो स्वयं सोचने वाली बात है कि जो देवभूमि का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए करेगा, वो भगवान की आस्था के रूप में उस व्यक्ति को देखा जाए या फिर जो है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो उत्तराखंड आए हैं, ये देखा जाए, ये देखने वाली बात है। तो मेरी नजर में तो ये तो चुनावी दौरा है जहां पर देवों का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, लेकिन देवता भी तो देखेंगे कि क्या तुमने किया है इस उत्तराखंड के लिए, कितना भयानक भ्रष्टाचार हर ऑफिसर्स के अंदर है। अभी मैं देख रहा था कुछ कम से कम 1000 समथिंग करोड़ का घोटाला कहीं निकला हुआ है। पुराने सारे आप अगर निकाल करके देखें कि इन 7 साल के इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास में इतने भयानक तरीके से जो है ऑफिसर्स के अंदर घूस नहीं बढ़ी होगी, ये मेरी गारंटी है कि जितना इस 7 साल में हुआ है। तो ये तो सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री, अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देख रहा हूँ, मैं हल्द्वानी नगर महापालिका की बात कर रहा हूँ। पिछली बार प्रधानमंत्री जी आए थे पिछले चुनाव में, तो बोल के गए थे कि हम जो है 2200 करोड़ रुपए उत्तराखंड की उसको दे रहे हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं ललित जोशी के नाम से आप चाहेंगे दिखा दूंगा। मैंने एक सूचना के अधिकार में मांगा है कि भाई साहब आप मुझे बताएं कि इस 2200 करोड़ रुपए जो उत्तराखंड महापालिका में हल्द्वानी को आप दे गए थे उसका क्या हुआ। उन्होंने कह दिया इस तरह की कोई भी सूचना हमारे पास नहीं है। तो ये जो फेक तरीके से उत्तराखंड राज्य में आकर करके सिर्फ देवों के आशीर्वाद तक जो आप सिर्फ और पर्यटन का और विकास का बहाना लेकर करके सिर्फ आप जो आते हैं, उस पर तो ये आने वाले दिन आपको बताएंगे कि आपको देवों के आपको आशीर्वाद मिलेगा या देवों का प्रकोप मिलेगा। ये तो आपको भविष्य बतलाएगा इसी उत्तराखंड में, जो आपने जिस तरीके से आप और आपके जितने मंत्री यहाँ पर आकर के सिर्फ और सिर्फ जो है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आते हैं। तो मेरा तो नजरिया एज अ प्रधानमंत्री मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन एज अ एक सच्चाई मैंने आप सबके सामने रखी है। हमारे मित्र जो हमारे काउंटर पार्ट में बैठे हुए हैं भाजपा के, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इतनी ज्यादा इस राज्य से प्रेम है उनको, अगर है वास्तव में प्रेम, तो आप लाइए, मैं आपको अगली मीटिंग करते में डिबेट आपको देता हूँ। मैं बताता हूँ प्रेस और मीडिया को किसने, सबकी सारी प्रेस और सारी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ प्रेस और कुछ मुख्य मीडिया को खरीद करके घोटाले दबाने का काम हुआ। पूरे उत्तराखंड की सड़कें उधड़ी हुई हैं, कोई उसके बारे में कभी कोई बात नहीं हुई। आज सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमारे को अपनी स्वार्थ सिद्धि करनी है। ये एक बड़ी शर्मनाक बात है और इस बात का जो है मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में इनको देवों का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, गणेश पाठक जी, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-3 बड़े संदेश दे गए उत्तराखंड की जनता को, लेकिन उन संदेशों को कैसे लिया जा रहा है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बृहस्पतिवार को पिथौरागढ़ में जनसभा हुई, कैलाश का उन्होंने जो दर्शन किया और जागेश्वर धाम में भी उन्होंने पूजा अर्चना करी है, इसके 2-3 संदेश है। एक संदेश उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से चीन को दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम न डरते हैं न डराते हैं, और सेना के जवानों के साथ उन्होंने हौसला अफजाई करी जवानों की भी। पहला संदेश तो उनको सीधे चीन का था, क्योंकि जहाँ पर कैलाश है वहाँ से करीब 20-22-25 किलोमीटर के आसपास में जो है तिब्बत की सीमा शुरू हो जाती है, जो चीन अपना इलाका मानता है। तो एक संदेश तो सीधा था, इंटरनेशनल संदेश था। दूसरा, उन्होंने 5 साल में कहा कि बेरोजगारी जो है, जो भुखमरी है, वो भुखमरी इतनी कम हो गई है। उन्होंने भुखमरी का एक डाटा पेश किया, हालांकि डाटा अभी भी वो थोड़ा सा उसको लेके डिस्प्यूट है, थोड़ा विवाद है उस डाटा को लेके। उन्होंने ये एक जो आपका 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों के लिए दिया कि भाजपा के रिज्यूम में जो उनका कार्यकाल है 9 साल का जो कार्यकाल हुआ है, उसमें उन्होंने जो है भुखमरी कम करी है। अब ये भुखमरी यथार्थ तौर पर कम हुई है नहीं हुई है, ये दूसरा सवाल हो सकता है। और तीसरा जो उन्होंने मुख्यमंत्री के पेट थपथपाई, कहा कि भाई हम ये मानस खंड यहाँ पे बना रहे हैं और अगला दशक जो है उत्तराखंड का होगा। तो चूंकि जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बता रहे थे और
उसमें केदार खंड चार धाम की वजह से गढ़वाल में विकास का एक अपना डेवलपमेंट हुआ है, अच्छा फोकस हुआ है। कम से कम टूरिज्म सेक्टर में, अध्यात्म टूरिज्म में एक अच्छा विकास देखने को मिल रहा है। इससे कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर कुमाऊं में, और कुमाऊं पिछले राज्य गठन के बाद जो 23 साल हुए हैं उसमें कुमाऊं बहुत ज्यादा पिछड़ापन का शिकार हुआ है, खासकर टूरिज्म के सेक्टर में। आप देखिए कि नैनीताल, रानीखेत, कौसानी के अलावा कोई भी हम एक ऐसा टूरिज्म का गंतव्य तैयार नहीं कर पाए हैं कि जहां पर जाएं, डेस्टिनेशन तैयार हो, जहां पर लोग जाएं, कह सकें कि हाँ राज्य गठन के बाद जो है एक डेस्टिनेशन तैयार हुआ। तो जो कैलाश है, कैलाश का जो आदि कैलाश है, ये कैलाश अगर एक अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में तैयार होता है और वास्तव में यहाँ मानसखंड अगर तैयार होता है तो कुमाऊं में जो आध्यात्मिक टूरिज्म है वो आध्यात्मिक टूरिज्म को पंख लग सकते हैं। एक नया मतलब विकास का नया एक आयाम दिख सकता है टूरिज्म के सेक्टर में। और एक जो सबसे अहम बात है, मतलब उनका कैलाश में आना ही, जो अभी कहीं मीडिया, अधिकतर मीडिया ने जिसको उसको फोकस नहीं किया है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के बाद 2019 के बाद कैलाश मानसरोवर जो तिब्बत में है, अधिकृत चीन के उसमें है, वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ भारत का आत्मीय संबंध है। हम अपने उनको भोलेनाथ को हम संहार का देवता मानते हैं, सृजन का देवता मानते हैं, और मतलब भोलेनाथ वो सबसे देवताओं के देवता, महादेवता मानते हैं। तो जो कैलाश मानसरोवर है, अगर उनको लगता है कि चीन के साथ जो तनातनी हो रही है और ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा अगर नहीं खुलती है, नहीं खुलेगी, तो आदि कैलाश को एक विकल्प के तौर पर तैयार किया जा सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि 1980-90 में एक ATI के डायरेक्टर थे कैलाश चंद्र जोशी जी, और तब वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राकेश शर्मा हुआ करते थे, और मैं पिथौरागढ़ में ही जर्नलिस्ट था, मैं वहाँ काम कर रहा था। तो एक 14 सदस्यों का एक दल गठित हुआ था जिसने ये आदि कैलाश के मामले में जो हम उसको एक नेशनल परिप्रेक्ष्य में लाए। ये कांग्रेस के रिज्यूम में भी हुआ था, मतलब 90 के दशक में भी ये मामला हुआ था। उसके बाद जो है 94 के बाद ये आदि कैलाश की यात्रा शुरू होती है, और तब फिर चीन के साथ संबंध ठीक हो गए थे और कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो गई थी। तो कुछ 4-5 ऐसी चीजें हैं जो ये 4-5 चीजें उसमें देखने को है। मतलब प्रधानमंत्री 4-5 संदेश दे गए हैं, बहुत कूटनीतिक अंदाज में दे गए हैं, बिल्कुल एक बहुत हल्के अंदाज में दे गए हैं, बहुत गंभीरता से दे गए हैं। मतलब जो जिस तरीके से समझे, जो जैसा निहितार्थ निकाले, वो उस तरह का निहितार्थ निकाल सकता है। जी ठीक है विकास जी, आपके पास आऊँगा। विपक्ष इस दौरे को चुनावी दौरा बता रहा है और सीधे तौर पर सवाल भी खड़े कर रहा है कि जिन विकास परियोजनाओं की, जिन बड़ी बड़ी धनराशियों की आप लोग जनसभाओं में बात करते हैं, वो धरातल पर RTI में कहीं दिखाई नहीं दे रही। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर खाली वोटों के लिए आते हैं, मैंने बताना चाहता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, वो मुख्यमंत्री नहीं थे, उससे पहले भी वो केदारनाथ में आके कई दिनों तक यहाँ गुफाओं में रह के भगवान भोलेनाथ के चरणों में वो भजन कीर्तन सेवा जब तब करते थे। और कभी भी हमारे प्रधानमंत्री ने अपना चोला नहीं बदला है, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, चाहे दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। उन्होंने हमेशा हिंदुत्व को आगे रखने की बात की, भारतीय संस्कृति को आगे रखने की बात की। मैं पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी ने हमारे प्रधानमंत्री को देख के माला पहनी? हमारे प्रधानमंत्री को देखने के बाद उन्हें टीका लगाना याद आया? हमारे प्रधानमंत्री को देखने के बाद उन्होंने जनेऊ पहना? आज भी उन्हें पूजा करने का ढंग नहीं आता है, क्योंकि वो एक विशेष वर्ग को खुश करना चाहते हैं। उन्हें भारत से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का एक ही एजेंडा है कि किस प्रकार इस देश को हम लूट सकते हैं। पहले इन्होंने देश को लूटा 70 साल तक, आज प्रधानमंत्री बैठे हैं, आज 14 साल के अंदर 9 साल के अंदर एक घोटाला नहीं सामने आया। आप उत्तराखंड के अंदर देखिए, दूसरी बार सरकार बनाई जनता ने और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। आज हमारे मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने चिंता की, आज से पहले किसी कांग्रेस के नेता ने चिंता नहीं की कि कुमाऊं के अंदर भी पर्यटन बढ़ना चाहिए, कुमाऊं के अंदर भी आदि कैलाश के लोगों देखने जाएं। हमारे प्रधानमंत्री ने वहां तक मार्ग बनाने का काम किया। अब आप सीधा तिब्बत बॉर्डर तक जा रहे हैं, आप सीधा अपनी गाड़ी से पहुंच सकते हैं। आज जागेश्वर को पूरे विश्व के पटल पे दिखाने का काम किया। और ये बात कर रहे हैं कि झूठी घोषणाओं की, ये इनको शायद मेरे भाई ललित जोशी जी को प्रधानमंत्री की कोई घोषणा झूठी नहीं होती है, कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है कि जिसकी वजह से इनको ये लग रहा है।
हो सकता है कि जो घोषणाएं हुई हैं लेट हो सकती हैं, काम में चल रहा होगा, लेकिन उन्होंने स्मार्ट सिटी की घोषणा की थी। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसका काम भी जारी हो गया है और उसमें कुछ बजट भी पीछे जारी हुआ था। तो शायद कैसे सूचना क्या अभाव रहा है मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी दिखावे के लिए, वोट के लिए उत्तराखंड में नहीं आते हैं और कहीं ना कहीं देवों का आशीर्वाद है। जिस प्रकार ये कह रहे हैं कि पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं जो राम को भी काल्पनिक कहते थे, आज इन्हें खोजे से ये लोग नहीं मिल रहे हैं। और जो राम के भक्त थे, राम जी ने उनसे मंदिर बनवाया और राम के गुरु महादेव ने अपने अपने जो उनके स्थान थे, देवी स्थान, वहां पे उन्होंने ऑल वेदर रोडें बनाई, आज इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया। इतनी बड़ी यात्रा हुई हमारे मुख्यमंत्री के प्रयासों से, इतने पर्यटक यहाँ पर आए और उसके बाद कोई घटना नहीं होती है, सुरक्षित यात्रा हो रही है। तो ये क्या सौभाग्य की कम बात है। आज हमारा गढ़वाल क्षेत्र पूरा, हरिद्वार के अंदर आप देखेंगे पूरे इतने कांवरिये आज यहाँ कांवर लेने आए, मुख्यमंत्री जी ने वहाँ हेलीकॉप्टर से वर्षा की। तो ये देवभूमि है, यहाँ लोगों का लगाव एक इस प्रकार से है और पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, विदेशों से लोग यहाँ आते हैं। तो हमारी सरकार प्रथम दृष्टा उनकी सुरक्षा, उनकी सुगम यात्रा, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करना, ये हम प्रयास कर रहे हैं ताकि जो देवभूमि का स्वरूप है वो बना रहे। और यहाँ पर ऐसे ही कांग्रेस के लोगों ने समर्थन कर करके यहाँ लैंड जिहाद जैसे चीजों को जारी रखा, जिसकी वजह से यहाँ लोगों ने जमीनों पर कब्जा करके मजारे बनाने का काम किया। और ये लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते थे, हम देवभूमि की बात करते हैं। अंतर जनता भी जानती है, जनता देख रही है। और आप देख रहे हैं लगातार ये लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा में तो मोदी जी ने आना ही है, वो पहले से ही तय है, कोई रोक नहीं पाएगा। और यहाँ धामी जी का जो विकास कार्य है उसको देख के जनता ने अपनी मोहर लगाई है। मुझे नहीं लगता कांग्रेस अपना, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पिथौरागढ़ के अंदर आपने देखा होगा, पिथौरागढ़ के अंदर उन 2 जिलों की पब्लिक ने, कोई बाहर से पब्लिक नहीं गई वहां पर, और जहां एयरपोर्ट से, नैनी सैनी एयरपोर्ट से लेके आपने देखा कि तरफ जिस प्रकार से पब्लिक ने स्वागत किया प्रधानमंत्री जी का, और बॉर्डर पे किस प्रकार से वहां हमारी माताओं ने आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री जी को। तो कहीं ना कहीं वो देव भूमि का जो आशीर्वाद है वो प्रधानमंत्री लेके गए हैं और उसमें कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत हो रही है कि उन्हें पुनः आशीर्वाद देव भूमि से मिल रहा है। तो ये तो जनता जनार्दन है, जिसको चाहेगी, ईश्वर जिसको चाहेगा वो पुनः प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा और इस राज्य को चलाएगा, देश को चलाएगा। ठीक है, मैं आऊंगा आप सबके पास। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की धमक से धामी सरकार गदगद है। गढ़वाल में 4 धाम यात्रा की तरह कुमाऊं में मानसखंड यात्रा के लिए जो गलियारा तैयार करने का मुख्यमंत्री जो सपना देख रहे हैं, पीएम ने उसे नई उड़ान दे दी है। बकौल पीएम हमारी सरकार केदारनाथ और मानसखंड की कनेक्टिविटी पर बहुत जोर दे रही हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। कुमाऊं दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी और धामी टीम की जमकर तारीफ की। पीएम ने अपने संबोधन में धामी सरकार द्वारा किए जा रहे काम की सराहना की और सरकार द्वारा कराए जा रहे कामों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के पहाड़ से पलायन को लेकर भी अपनी बातें रखी। उन्होंने अपने संबोधन में पलायन का जिक्र करते हुए महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से खाली होते पहाड़ हमारी सीमाओं के लिए भी काफी खतरनाक है। पीएम मोदी ने पलायन पर बात करते हुए कहा कि अब आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए आने वाले कुछ समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत से आपदा से निपटने का इंतजाम किया जाएगा। इतना ही नहीं, मानस खंड प्रोजेक्ट के तहत 4 धाम मंदिरों से कुमाऊं के मंदिरों को भी जोड़ा जाएगा। ये सब उत्तराखंड में रोजगार को बढ़ावा देने में एक मील का पत्थर साबित होगा। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग उत्तराखंड से पलायन कर चुके हैं उनसे वह आग्रह कर रहे हैं कि अब वह समय आ गया है कि अब आप पहाड़ों में वापस जाकर रहें। खिलाड़ियों को बहुत दूर नहीं जाना पड़े, इसके लिए सरकार जगह जगह
खेल के मैदान भी बनवा रही है। आज ही हल्द्वानी में हॉकी ग्राउंड और रुद्रपुर में वेलोड्रोम स्टेडियम का भी शिलान्यास हुआ है। मेरे नौजवानों, ताली बजाइए, आपका काम हो रहा है। इसका लाभ मेरे उत्तराखंड के युवाओं को मिलेगा। मैं धामी जी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा, जो राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में पूरे जोश से जुटी हुई है। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई। मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड के हर गांव में देश के रक्षक हैं। यहां की वीर माताओं ने वीर पुत्रों को जन्म दिया है, जो मेरे देश की रक्षा कर रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन की उनकी दशकों पुरानी मांग को हमारी ही सरकार ने पूरा किया। अब तक वन रैंक वन पेंशन के तहत 70,000 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा हमारी सरकार ने पूर्व सैनिकों को दिए हैं। इसका लाभ पुरानी सोच थी। हमने सीमावर्ती गांवों को अंतिम नहीं, बल्कि देश के पहले गांव के रूप में विकसित करना शुरू किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ऐसे ही सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि यहां से जो लोग पलायन करके गए हैं, वो फिर लौट के आ जाएं। हम चाहते हैं इन गांवों में पर्यटन बढ़े, तीर्थ यात्रा का विस्तार हो। मेरे परिवारजनों, एक पुरानी कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस अवधारणा को भी बदल कर रखूंगा। आपने भी देखा है कि अतीत की गलत नीतियों के कारण उत्तराखंड के अनेक गांव वीरान हो गए। सड़क, बिजली, पानी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, हर चीज का अभाव, और उस अभाव के कारण लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। अब स्थितियां बदल रही है। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, नई सुविधाएं बन रही हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे हैं। डबल इंजन सरकार का प्रयास है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने सीमाओं पर हो रहे निर्माण को लेकर कहा कि पहले की सरकार सीमाओं पर निर्माण करने से इसलिए डरती थी कि कहीं दुश्मन उनका इस्तेमाल करके देश को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ना हम डरते हैं और ना ही डरते हैं, इसलिए सड़क से लेकर रेल को अपनी सीमाओं तक पहुंचा रहे हैं। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मेरा यह खुद का संकल्प है कि उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड की जवानी, उत्तराखंड के काम नहीं आती, इस प्रथा को तोड़ना है। उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम आ सकती है। हम आने वाले समय में उत्तराखंड को इस तरह विकसित करने जा रहे हैं। एनबी न्यूज के लिए पिथौरागढ़ से अमित चौधरी के साथ तारिक अंसारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा काफ़ी अहम रहा। अब इसी को लेकर प्रदेश में सियासत भी देखने को मिल रही है। बीजेपी और प्रदेश सरकार जहां इस दौरे को सफलता की नई कहानी बता रहा है, तो वहीं विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है और इस दौरे को चुनावी दौरा करार दे रहा है। कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप है कि
अगले साल देश में होने वाले आम चुनावों से पहले प्रधानमंत्री का ये जो दौरा था वो सिर्फ वोट बैंक के लिए था। इसके अलावा प्रदेश की जनता को इस दौरे से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जबकि बीजेपी और प्रदेश सरकार बार बार ये दोहरा रही है कि विपक्ष राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास में, प्रदेश की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन विपक्ष हर जगह सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहता है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश को 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी और साथ ही कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जनता के लिए दिन रात नई नई संभावनाओं पर काम कर रही है। हालांकि विपक्ष लगातार इस दौरे को चुनावी करार दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का कहना था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को बुलंदी तक पहुंचाया है। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ललित जी, सीधा सा मेरा आपसे सवाल ये है कि अब क्योंकि लक्ष्य 2024 का चुनाव है, लेकिन राह कितनी आसान और कितनी कठिन है कांग्रेस के लिए, क्योंकि बागेश्वर में भी कांग्रेस कई बड़े दावे कर रही थी। वोट प्रतिशत भले बढ़ गया, लेकिन सीट नहीं जीत पाई कांग्रेस। आवाज मिल रही है ललित जी आपको मेरी? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, शायद कुछ तकनीकी समस्या है। विकास जी जी भाई साहब, अब क्योंकि 2024 सभी राजनीतिक दलों के सामने बड़ा लक्ष्य बनकर खड़ा है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से कहीं ना कहीं प्रदेश में लगातार कई मुद्दों को उठाकर ये सवाल उठा रहा है कि प्रदेश की जनता को डबल इंजन की सरकार बहुत कुछ नहीं दे पाई, लेकिन क्या इस बार भी इन तमाम आरोपों के बावजूद उत्तराखंड की सभी सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी बीजेपी? ये बड़ा सवाल है। देखिए, कांग्रेस की नजर में मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इन्होंने कौन सा चश्मा लगा रखा है। इतना बड़ा एम्स हमारे यहाँ किच्छा के अंदर खुल रहा है, स्मार्ट डिग्री कॉलेज एक श्रीनगर के अंदर बनने जा रहा है, एक स्मार्ट कॉलेज किच्छा में बनने जा रहा है, किच्छा को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लगातार ऑल वेदर रोड हमारी बन रही है। अभी आप दिल्ली जाते थे 8-8 घंटे लगते थे, आज आप 3.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जा रहे हैं, 3.5 घंटे में देहरादून पहुंच जा रहे हैं। आज केदारनाथ जी में देखिए हजारों लाखों भक्त अपना आए हैं, इतनी अच्छी यात्रा हुई, ऑल वेदर रोड बन गई है, यहाँ पिथौरागढ़ तक ऑल वेदर रोड बन गई है, और दुनिया भर की केंद्र के द्वारा योजनाएं दी जा रही हैं। आयुष्मान कार्ड, इतने परिवारों को लाभ मिला है, जिन परिवारों में हम जाते हैं, जब देखते हैं गरीब परिवार का इलाज फ्री में हो रहा है और उसका पैसा मोदी जी और धामी जी दे रहे हैं। 250 से ज्यादा जांचें धामी जी कर रहे हैं। इतना बड़ा केंद्र की इतनी योजनाएं हमारे यहाँ लगातार चल रही हैं। और अभी पिथौरागढ़ के अंदर भी एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, अल्मोड़ा के अंदर बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूत कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को हम मजबूत कर रहे हैं। रुद्रपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज शुरू होने वाला है। तो जगह जगह हम लोगों ने इतना काम किया है कि इसीलिए तो दोबारा हम आए हैं, और अभी हम फिर केंद्र में भी तीसरी बार आने वाले हैं।
तो इतना सब काम भी हो रहा है। अब यहाँ छात्रों से लेके, व्यापारियों से लेके, महिलाओं से लेके सभी लोग खुश हैं। बताइए, इतना बड़ा नकल विरोधी कानून मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। 450 से ज्यादा अवैध मजारे मुख्यमंत्री जी ने उखाड़ने का काम किया। इतना बड़ा लैंड जिहाद उत्तराखंड में, जहाँ देवभूमि हम कहते हैं, आखिर किसकी सरकारों में संरक्षण मिला कि यहाँ इतना लैंड जिहाद हुआ? इन सबको रोकने का अगर किसी ने काम किया है तो उत्तराखंड के लाल पुष्कर सिंह धामी ने किया, किसी ने नहीं किया है। तो आज इतना डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र सरकार हो। आप देखिए, अधिकारी जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। 9 साल की सरकार में एक घोटाला नहीं है। और कांग्रेस ने जब राज किया तो आप देखते थे कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी स्पेक्ट्रम घोटाला, घोटाले घोटाले। और हम कॉमर्स के स्टूडेंट होके भी उस घोटाले की राशि को शायद लिख नहीं पाएंगे। एमकॉम का स्टूडेंट होने के बाद मैं तो नहीं लिख पाऊंगा। इतने करोड़ों, हजारों करोड़ों के घोटाले हुए। तो आज 9 साल में कोई घोटाला नहीं है हमारा, कहीं एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। उत्तराखंड के अंदर दोबारा सरकार रिपीट हो रही है। तो कहीं ना कहीं जब जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, जनता के सीधे काम हो रहे हैं, जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं सीधा उनको पदमुक्त किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है। और कांग्रेस के पास कुछ भी मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कुछ है नहीं। पहले देश में इन्होंने बांटने का काम किया, जातियों को बांटने का काम किया, हमारे अनुसूचित वर्ग को बांटने का काम किया, हमारे ओबीसी वर्ग को बांटने का काम किया। आज भी अब ये जाति आधारित गणना करके फिर से देश को बांटने का काम कर रहे हैं। पहले भी धर्म के आधार पर देश को बांटा गया, पाकिस्तान बनाया गया, पहली बार धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। तो ये हमेशा देश को बांट के राजनीति करना चाहते हैं। हम सबको लेके चलना चाहते हैं। हमने प्रधानमंत्री आवास दिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख सबको दिए। हमने ये नहीं देखा कि यहाँ कौन SC है, कौन OBC है, कौन ST है। हमने सबके लिए किया है। अगर आयुष्मान कार्ड दिया तो सबके लिए दिया है। हम सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ चल रहे हैं। हमने फ्री में राशन देने का काम कर रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। तो जो भी महिलाओं को हमने कोरोना काल में पैसा दिया तो सीधा उनके खाते में दिया, किसानों को पेंशन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं सब दीर्घकालीन योजनाएं चल रही हैं। इतना बड़ा दौरा प्रधानमंत्री जी ने कुमाऊं क्षेत्र को चुना, तो कहीं ना कहीं कुमाऊं वालों से पूछो, पिथौरागढ़ वालों से पूछो, बागेश्वर वालों से पूछो, चंपावत वालों से पूछो, हल्द्वानी वालों से पूछो कि कितनी बड़ी सौगात मिली है। आज कुमाऊं एक पूरे विश्व के पर्यटन उस पे मानचित्र पे अलग से दिख रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग जागेश्वर को ढूंढ रहे हैं, इसको हमारे आदि कैलाश के मार्ग पे आना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब पर्यटन यहाँ आएगा, तो उसी से यहाँ हमारे भाइयों का व्यापार बढ़ेगा, यहाँ होटल चलेंगे, या टैक्सी का व्यापार चलेगा, या और बहुत सारी चीजें चलेंगी। तो कहीं ना कहीं जब भीड़ आएगी तो उसके साथ साथ व्यापार भी आएगा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करेंगे। तो कांग्रेस तो बस अब अपना, इनको खुद अपना आकलन करना चाहिए कि ये किस प्रकार से हम दिल से ईश्वर की पूजा करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री दिल से महादेव की पूजा करते हैं। और आज से नहीं करते हैं, शुरू से करते हैं। ये लोग दिखावे के लिए करते हैं। ये जब इनका पश्चिम के क्षेत्रों में चुनाव होगा तो गले में लॉकेट डाल लेते हैं, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो तिलक लगा लेंगे, मोटी माला डाल लेंगे। ये सब हम नहीं करते हैं। जब कहीं और चुनाव होगा तो टोपी लगा लेंगे। तो ये हम सब नहीं करते हैं। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, यही बात करती है बीजेपी। लेकिन गणेश पाठक जी, आपके पास आऊँगा, क्या लग रहा है आपको 2024 के चुनाव में वक्त कम बचा है, उत्तराखंड में सीधा आर पार की लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी तौर पर, लेकिन इस बार क्या परिस्थितियां आपको नज़र आ रही हैं? निश्चित तौर पर 2024 का जो चुनावी महासंग्राम है उसमें उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने होंगे। मतलब लेकिन अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता विकास जी की बात सुन रहा था। मोदी जी जिस स्टेडियम में जनसभा संबोधित कर रहे थे उसी के करीब 2-3 किलोमीटर के दायरे में 1991 में नैनी सैनी हवाई पट्टी बनी हुई है। वो पट्टी अभी भी वीरान है। और मैं पिथौरागढ़ का ही रहने वाला हूँ, पिथौरागढ़ शहर का, कुमाऊं का मैं रहने वाला हूँ। और आज भी जब मैं पिथौरागढ़ जाता हूँ तो मुझे पिथौरागढ़ में कोई बदलाव नहीं दिखता है। अगर मतलब वहाँ पे जाने पर आज भी मुझे 9-10 घंटे वहाँ पे लगते हैं। रोड कनेक्टिविटी का आप देख लीजिए, रोडवेज की बसों का देख लीजिए। मतलब डेवलपमेंट को ये किस तरीके से, किस अंदाज में, कैसे मतलब लोगों के बीच में बता रहे हैं, मुझे थोड़ा बहुत घोर आश्चर्य हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर निसंदेह टूरिज्म के सेक्टर को लेकर मैं उनका बहुत प्रशंसक हूँ। और मतलब टूरिज्म के सेक्टर में मैं संभावना भी तलाश रहा हूँ, मैं आशावादी बना हुआ हूँ। लेकिन जो बीजेपी कह रही है वो बिल्कुल गलत कह रही है। देखिए अगर आप मतलब राज्य गठन के बाद देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर
और थोड़ा थोड़ा हल्द्वानी को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जगहों में डेवलपमेंट बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति में है। हेल्थ सेक्टर पूरा बुरी तरह से धड़ाम हुआ है। और आप ये लगा लीजिए कि मतलब अब नैनीताल की कलेक्टर जो है, जो सांड होता है, आप भी सांड जानते होंगे, वो सांड को पकड़ने के लिए वो एक कैजुअलिटी हो गई थी, सांड को पकड़ने के लिए वो काम करने वाली है। डीएम कहाँ जा रहा है, किस स्तर पर डीएम काम कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। मतलब एक बहुत मतलब चीजें ये बुनियादी चीजें हैं। मतलब आप ये लगा लीजिए प्लाइन बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, प्लाइन पे ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ये उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, ये उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लोगों की जो उत्पादकता है वो खत्म हो रही है, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जंगली जानवरों ने जो आतंक मचा रखा है उस पर ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे, न कांग्रेस बोलेगी न बीजेपी बोलेगी। तो जाहिर है कि मतलब इनके अपने मुद्दे हैं, इनकी अपनी चीजें हैं। हाँ, जो बीजेपी की 2024 की रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी है, जो उन्होंने शंखनाद किया है, कैलाश से जो उन्होंने शंखनाद किया है, तो जाहिर है कि ये है ही है। और कांग्रेस अगर ये आरोप लगा रही है कि उन्होंने 2000 संग्राम का यहाँ शंखनाद किया है, पूरी तरह से एक तरह से वोट बटोरने के लिए जो है एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, तो इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि ठीक है, प्रधानमंत्री हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर हैं, उन्होंने जब पिथौरागढ़ में जनसभा करी है, उस जनसभा का निहितार्थ तो यही है कि आप 2024 में लोगों को वोट दीजिए, मतलब भाजपा को वोट दीजिए। ये तो बिल्कुल मतलब है ही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि 2024 के बीच में जब ये जाएंगे तो उस समय लोगों के सामने ये जब बोलेंगे कि साहब हमने पहाड़ में ये किया, हमने कपकोट में ये किया, हमने माणा में ये किया, हमने उत्तरकाशी में ये किया, हमने वहां तो इतना ही नहीं कहेंगे कि देहरादून का विकास हुआ या यहाँ का विकास हुआ। तो ये कुछ चीजें समझने की चीजें हैं, इसको बहुत गंभीरता से सोचा समझा जाना चाहिए। ये तो मतलब भाजपा बहुत खुद किस्मत है कि कांग्रेस का जो अटैकिंग का जो तरीका है, जो उसका आक्रामकता का तरीका है, वो बिल्कुल सत्ता वाली पार्टी का जैसा है। वो उस तरीके से लड़ ही नहीं पा रही है, उस तरीके से लोगों की आवाज बनी नहीं पा रही है। मुद्दे बहुत ज्यादा मुद्दे हैं, ऐसा नहीं कि मुद्दों की कोई कमी है। आप मतलब किसी भी स्तर पर देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, ये सारी चीजें ठीक है, बड़ी चिंताजनक है ही हैं। ठीक है, विकास जी जवाब दे दीजिए। कई गंभीर सवाल उठाए हैं पाठक जी ने। ये पाठक जी का कहना है कि पिथौरागढ़ का डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो हम तो कह ही रहे हैं कि पिथौरागढ़ को और कुमाऊं को मेन पैटर्न की दृष्टि से दिखाने के लिए प्रधानमंत्री का दौरा लगाया गया है। और ऑल वेदर रोड जो बनाई गई है, तो आज उसकी वजह से पिथौरागढ़ जाना आसान हुआ है। उससे पहले तो पिथौरागढ़ जाना ही आसान नहीं था। आज चंपावत के माध्यम से अगर आप आते हैं तो उसमें पूरी ऑल वेदर रोड बन गई है। और धीरे धीरे अभी जो वहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ये सब डेवलपमेंट के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हैं और लगातार इसको आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और हम सबको मिलकर कुमाऊं को भी आगे बढ़ाना है। अगर गढ़वाल में डेवलपमेंट का काम हुआ है, अब कुमाऊं के अंदर भी उतना ही काम कर रहे हैं ताकि दोनों जगह पे बैलेंस बने और दोनों जगह की जनता हमारी है, हमें दोनों को लेके चलना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता को साथ लेकर चलना ये जरूरी है। लेकिन जनता जनार्दन इस बार 2024 के चुनावों से पहले क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या है, उत्तराखंड की जनता के दिल में क्या है, इस पर कई बड़े सवाल लगातार बने हुए हैं। हालांकि पक्ष विपक्ष अपनी ओर से कई बड़े दावे कर रहा है। लेकिन गणेश पाठक जी, वक्त का अभाव है, अंत में मैं आपसे एक ही सवाल लेना चाहूँगा कि आपको दोनों ही राजनीतिक दलों की जो राहें हैं 2024 की, वो कितनी कठिन और कितनी आसान नजर आ रही हैं? देखिए, कांग्रेस के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है और बीजेपी को खोने के लिए अपना मतलब वजूद बरकरार रखने के लिए, अपनी सीटें बरकरार रखने के लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। उनको लोगों को दिल जीतने की जरूरत है। मतलब विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। सड़क बना देना, स्कूल बना देना, ये विकास नहीं कहलाता है। विकास की परिभाषा भी नहीं है। अगर भाजपा के लोग, भाजपा के नेता या कांग्रेस के नेता, किसी दल के नेता अगर विकास, सड़क बनाने को विकास कहते हैं, स्कूल बनाने को विकास कहते हैं, तो शायद इनको विकास की परिभाषा नहीं आती है, इनको विकास का अर्थ नहीं आता है। ये विकास नहीं है। विकास एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत विराट शब्द है, तो बहुत चुनौती है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उसको एंटी इनकम्बेंसी जो हो रही है, जो महंगाई हो रही है, जो प्लाइन हुआ है, जो मैं अभी जो तमाम छोटे छोटे सवाल में पूछ रहा था, जो मैं आपको बता रहा था छोटे छोटे चीजों पर, इनको लोगों के जहन में ये चीजें हैं, मतदाता के जहन में ये चीजें हैं। अगर कहीं पर भी अगर थोड़ा भी बहुत अगर स्विंग हो गया, कहीं पर अगर थोड़ी बहुत बीजेपी के खिलाफ अगर माहौल चला गया, तो बीजेपी बहुत कुछ खो सकती है। कांग्रेस के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए। ठीक है, वक्त का अभाव है, चर्चा को मुझे यहीं विराम देना होगा। जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का
बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।